जोड़ो न्याय यात्रा के 10वें दिन असम में एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और असम पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 10वें दिन मेघालय और असम के बॉर्डर पर असम के यूनिवर्सिटी छात्रों से मुलाकात करने को लेकर वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की भारी बैरिकेडिंग के बीच में काफी नोकझोंक हुई। उसके बाद दोनों तरफ से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना नाम लिए हुए निशाना साधा और कहा कि असम में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में हो रहे सीट शेयरिंग को लेकर भी कई सारे सवालों का जवाब दिया और बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से किए जा रहे लगातार हमलों के बावजूद राहुल गांधी ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध बेहद अच्छे और निजी हैं। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 असम। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोके जाने और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज किए जाने के असम सरकार के फैसले के विरोध में राजस्थान में भी अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जयपुर में गांधी स्टैच्यू के सामने मौन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। दरअसल राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी पिछली बार, तो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरी थी, 521 किलोमीटर चली थी। एक बार फिर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान के कई जिलों से होकर जाएगी। लेकिन फर्क इतना है कि पिछली बार जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार राजस्थान में सत्ता बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं का जो विधानसभा चुनाव में हार के बाद मनोबल गिरा था उसे मजबूत करने में जुटे हुए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में सभी लोग एक दिन का मौन यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं और इस मौन सत्याग्रह के जरिए बता रहे हैं कि समूचा भारत राहुल गांधी के साथ है, समूचे कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं और जरूरत पड़ी इसी तरह से तो वे सड़कों पर भी उतर सकते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले और उसे रोकने की कोशिश के बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। विरोध की तस्वीरें भोपाल की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर मौन सत्याग्रह पर बैठे हुए कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं तस्वीरों में। सामने देख रहे हैं आप जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ में आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मौन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, हाथों में काली पट्टी बांधकर, और इसका विरोध किया जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हमला करना, उसे रोकने की कोशिश करना आसाम में, और इसी के लिहाज से ये विरोध का एक तरीका है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाथों में पम्पलेट लेके यहाँ पर तस्वीर लेकर भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन पर लिखा है कि न्याय योद्धा के सामने जो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जिस तरह से राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इस तरह से अगर हमला हुआ या फिर इसे रोकने की इस तरह से कोशिश की तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से और विधानसभा मार्ग तक ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जिस तरह हमला हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, उसको लेकर के यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमारे नेता पे हमला किया गया, हमारे नेता को न्याय यात्रा जो वहाँ निकाल रहे हैं उसको रोका जा रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए पुलिस ने पहले इनको यहाँ पर बैरिकेड लगा करके रोका और रोकने के बाद यहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से पुलिस के जो यहाँ पर जवान हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ उठा करके ये डिटेन कर बसों में भर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनको डिटेन करके उठाया ले जाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर ये जो बैरिकेड है उसको लेकर के यहाँ पर डिटेन कर बसों में भर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता पर हमला हुआ उसको लेकर के हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा करके इनको डिटेन कर लिया है। और यहाँ डिटेन करने के बाद ये देखिए कांग्रेस की जो पुलिस की जो वैन है वो यहाँ से एक बस पे डिटेन कर वो आगे जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत बिहार में पूर्णिया से होगी। 29 जनवरी को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की चर्चा है और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी इस रैली में शामिल होंगे। इस रैली के माध्यम से इंडिया अलायंस की मजबूती को दिखाने की कोशिश होगी। 30 तारीख के बाद 30 जनवरी को भी जो पूर्णिया की रैली होगी और उसके बाद कटिहार में 31 जनवरी को भी रैली होगी। हालांकि उस रैली में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन 30 जनवरी को पूर्णिया में होने वाली रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और इसके बाद यह दिखाने की कोशिश होगी कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है। कैमरामैन सर के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में विरासत पर सियासत शुरू हो चुकी है। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वीं जयंती है। सभी बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी इस जयंती को भव्य रूप से मना रही है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बात करें तो जदयू बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज में भव्य आयोजन करने वाली है, जिसमें वह तमाम बातों को रखेगी। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उसके बाद अति पिछड़ों का जो आरक्षण था उसका दायरा बढ़ाकर यानी 18% से बढ़ाकर 25% किया गया, उस बातों को भी जयंती समारोह में रखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो पटना के एसके मेमोरियल में आरजेडी कर्पूरी जयंती मनाएगी, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव एक साथ लड़ने की सहमति बना ली हो, लेकिन पंजाब में स्थिति अब भी साफ नहीं है। यही वजह है कि अब दोनों पार्टियों की जो प्रदेश इकाई है वो चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों में भले ही दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति बरकरार रखने की बात कही, लेकिन इस दौरान सूबे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार दोनों पार्टियों ने प्रदेश इकाइयों को अपने स्तर पर तैयारी शुरू करने का इशारा दे दिया है। इस कड़ी में पंजाब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस जो है पंजाब में पहले चंडीगढ़ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम की स्थापना की है और इतना ही नहीं, राज्य स्तर कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो राज्य भर में बूथ लेवल तक के नेताओं से सीधा तालमेल बनाकर चुनावी रणनीति तैयार करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, 24। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। देश इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। दिल्ली के संविधान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस को याद करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज नेताजी की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस को याद करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा हमें देता है। 2021 में सरकार ने उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए आज दिल्ली के लाल किला में एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शाम 6 बजे मौजूद रहेंगे। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल का आरक्षण को लेकर मुंबई की ओर कूच करने का आज चौथा दिन है। जरंगे पाटिल अपने काफिले के साथ पुणे से निकल चुके हैं मुंबई की ओर। इस बीच सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जरंगे पाटिल को मनाया जाए और उन्हें मुंबई आने से रोका जाए। इस कड़ी में राज्य सरकार ने सर्वेक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वेक्षण के लिए राज्य प्रशासन की ओर से तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में सरकार ने 1.5 लाख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी टीम बनाई गई है, जो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा मराठा और ओपन कैटेगरी लोगों का सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी मागा सर्वे आयोग के हवाले दी गई है। इसको लेकर पहले से ही अधिसूचना जारी की गई थी। मागा सर्वे आयोग की ओर से राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों के सर्वेक्षण की सूचना को जारी करते हुए पहले से ही टीम गठित की गई थी और काम शुरू कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण करीब 23 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। वहीं मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि सरकार मराठाओं को हल्के में ना ले। जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होगी, मुंबई कुछ का फैसला टलेगा नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल के आंदोलन का आज चौथा दिन है। आज मराठा आंदोलनकारी पुणे पहुंच चुके हैं और कल पुणे से
लोनावाला के लिए रवाना होंगे। इस बीच सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे का काम आज से शुरू किया है। ये सर्वे इसलिए कराया जा रहा है जिससे ये पता लगाया जाए कि मराठा जो समाज के लोग हैं वो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कितने पिछड़े हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी कलेक्टर को पहले ही आदेश दिया था कि जिन मराठाओं के कुणबी होने के सबूत मिले हैं उनको कैंप लगाकर कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। वो भी काम शुरू है, लेकिन 26 तारीख को मनोज जारंगे पाटिल का मुंबई पहुंचने का प्लान है। यही हुई और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए 20, 21 और 22 3 दिन रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए थे, लेकिन कल अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आज सुबह से ही भक्तों के लिए, आम भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए गए, जिसके बाद सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग गए। लाखों की संख्या में यहाँ पर राम भक्त देश के कोने कोने से आए हैं। कह सकते हैं कि अयोध्या में एक तरीके से आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर भक्तों के दर्शन करवाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा है और इस समन में उन्हें 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय देने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि वो अपने मुताबिक समय और स्थान बता दे जहां पर ईडी के अधिकारी एक बार फिर उनसे पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में ही पूछताछ की थी कि जो क्रॉस वेरिफिकेशन इनके बयानों का है उस आधार पर नए जो सवाल के जो लिस्ट है वो तैयार किया गया है, जो इससे पहले जो पूछताछ में अन्य गवाहों ने दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले जब 20 जनवरी को पूछताछ हो रही थी उस दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में झामुमो के जो कार्यकर्ता है वो हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी जो CISF के जवान हैं जो ईडी के अधिकारियों के साथ हैं, इसलिए इस बार भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग ईडी ने की है। रांची से आकाश सिंह और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। दरअसल शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा के अध्यक्ष के फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है बॉम्बे हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ठाकरे गुट ने अपील की कि इस पूरे मामले की सुनवाई करने में सुप्रीम कोर्ट जो है सक्षम है। आपको बताते चले कि 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को असली पार्टी के रूप में मान्यता दे दी थी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ने दोनों गुटों की ओर से दायर की गई अयोग्यता पर जो याचिका है उसे भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोबारा उद्धव गुट ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें, राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शिवसेना की तरह ही जो मामला है एनसीपी के विधायकों का भी है और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर वो फैसला देंगे। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। आज शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की 98वीं जयंती है और जयंती के मौके पर यहाँ पर स्मृति स्थल जो दादर की शिवाजी पार्क में बना हुआ है, उस स्मृति स्थल को देख सकते हैं कि रंग बिरंगी फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और एक एक कर धीरे धीरे शिवसैनिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जयंती है। कल रात को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर स्मृति स्थल पर आए। उन्होंने बाला साहब के यहाँ पर समाधि स्थल पर यहाँ पर अपने शीश अर्पण किए और उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, आज ये दोनों नासिक में हैं, यानी ठाकरे परिवार आज यहाँ पर नहीं आने वाला है। देखते हैं राज ठाकरे आज यहाँ पर आने वाले हैं कि नहीं, इस पर भी सवाल लग चुका है। फिलहाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नासिक में आज शाम को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बताया जाता है कि जनसभा के जरिए वो अपना लोकसभा के चुनाव का प्रचार का बिगुल वहां पर फूंकने वाले हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद चकदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को लेके सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए, यानी चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है, यानी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। ऐसे में
परेड जहां से शुरू होगी वहां से लेकर लाल किले तक हजारों की संख्या में पुलिस बल, पुलिसकर्मी तमाम तैनात होंगे, यानी एजेंसियां तैनात होंगी, सीसीटीवी से नज़र होंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि 3 जिलों से होकर गुजरती है परेड। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, आके इन तमाम रूट्स पे कई रिहायशी इलाके पड़ते हैं, तो वहाँ से भी ड्रोन की नज़र रखी जा रही है। कमांडो तैनात किए गए हैं, छतों पे भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, यानी जिन इलाकों से ऑफिस से होकर ये परेड गुजरेगी वहाँ पर भी कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी काफ़ी चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इलाका खासकर जिन बॉर्डर से सटा है उन इलाकों में जो चेकिंग का अभियान है वो दिल्ली पुलिस ने तेज किया गया है। माना यह जा रहा है कि अलर्ट मोड पर जो पैराग्लाइडिंग है, यूएवीज हैं, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जमसन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, आज फुल ड्रेस रिहर्सल था जहां नारी शक्ति को दिखाया गया है। न्यूज़ 24 से सुमित गुप्ता, जो कि सीओएस ने खास बातचीत किया और बातचीत में यह बताया कि 26 जनवरी को होने वाली परेड के दौरान झांकियों की विकसित भारत और नारी शक्ति का थीम है। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जो विजय चौक से शुरू होते हुए लाल किला तक खत्म होगा, यानी 11:55 पर। कल्चर मंत्रालय द्वारा सबसे पहले शंखनाद किया जाएगा, उसके बाद पदक विजेता की झांकियां होगी। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, उसके बाद भारतीय वायुसेना, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी, उसके बाद राज्यों की झांकियां होगी। सबसे अंत में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट होगा। अब तक 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम की घोषणा हो चुकी है। जहां इस बार जो नारी शक्ति का थीम है, यह पूरी दुनिया को बताने की कोशिश रहेगी कि तीनों सेना जो है अब पूरी तरह से ताकतवर हो चुकी है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर घाटी में सूखी सर्दी का अटैक लगातार जारी है। ये पिछले कई दशकों में देखा जा रहा है कि इस बार सर्दियों के मौसम में घाटी के अंदर एक तरफ बारिश, बर्फबारी का कोई नामोनिशान नहीं है, लेकिन वही दूसरी ओर जो माइनस तापमान है वो हर रोज एक नए निचले रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीती रात श्रीनगर में पारा 0 से नीचे -5.2 पर रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ साथ दक्षिणी कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, पुलवामा और जैसे शोपियां इलाकों में पारा 0 से नीचे -7 से भी नीचे लुढ़क गया, जिसके चलते काफी ज्यादा ठंड रात के दौरान महसूस हो रही है। और आलम यह हो रहा है कि न केवल श्रीनगर की डलझील जम के बर्फ हो गई है, बल्कि जो दूसरे कश्मीर घाटी के दूरदराज इलाकों में नदी नाले हैं वहां पर भी जम के पानी बर्फ हो चुका है। कैमरामैन रशीद के साथ आसुफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को दी जानी चाहिए, इसकी मुखालफत की है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास ताकत है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलना काफी बेतुका है। अफ्रीका की भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत पिछले 16 सालों में 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुका है। ऐसे में एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद आखिर क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिलती है या नहीं, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में सर्दी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है और यही कारण है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और यदि चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी सर्दी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया है और यही कारण है कि रोज़मर्रा के जो काम हैं वो पूरी तरह से ठप होकर रह गए हैं। और यदि आज की बात की जाए तो आज सुबह ही 7 डिग्री से 9 डिग्री के बीच जो टेम्परेचर है दिन का चल रहा है और जो रातें हैं वो पूरी तरह से सर्द हो चुकी हैं और यही कारण है कि रातों को भी जो पारा है 5 डिग्री तक जा पहुंचा है। और इसी के चलते यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में सबसे कम जो टेम्परेचर था वो कल पठानकोट का देखा गया, जहाँ पर दिन का जो तापमान है वो 7 डिग्री तक जा पहुँचा है। और ऐसा ही हाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है, जहाँ पर
2.9 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो जा पहुंचा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान में 16वीं विधानसभा की आज पहले दिन की कार्यवाही विधिवत रूप से शुरू हो गई। अब तक तो शपथ ग्रहण नहीं हो रहा था, साथ में राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, लेकिन आज जो कार्यवाही शुरू हुई उसमें प्रश्नकाल भी हुआ, शून्यकाल भी हुआ। और चौंकाने वाली बात है कि सरकार की यहाँ पर जबरदस्त किरकिरी पहले दिन ही होती नजर आई, क्योंकि राजवर्धन सिंह राठौड़ जैसे अनुभवी नेता भी जो मंत्री बनने के बाद अपने विभाग से जुड़े सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। कई और मंत्री इसी तरह से हड़बड़ाते नजर आए विपक्ष के सवालों का, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को इस बार मजबूती से अपनी एक खास रणनीति के तहत घेरने की कोशिश कर रही थी। उसी के तहत प्रश्नकाल में सवाल भी लगाए गए थे। कुल प्रश्नकाल में यदि देखा जाए तो 16 सवाल थे, उसमें से केवल 10 ही सवाल पूरे हो पाए, क्यों जिस तरह से जबरदस्त हंगामा मचा, इस तरह से सरकार को घेरने की विपक्षी विधायकों की तरफ से पूरी कोशिश की गई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंटों को एक बड़ा झटका दिया है। कनाडा जाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी आमद के लिए पूरी तरह से कटौती कर दी है। और कल देर रात ही जो कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री हैं मार्क मिलर, उन्होंने एक एक करके कई ट्वीट भी किए जिसमें बताया गया कि कनाडा इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंटों को बुलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है और वहाँ पर और इसी के चलते ही अब जो कनाडा जाने वाले स्टूडेंट हैं उनमें 35% की पूरी तरह से कटौती कर दी गई है। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत में 2022 से में भी 8 लाख जो स्टूडेंट थे वो कनाडा गए थे और 2023 में 9 लाख स्टूडेंट थे वो कनाडा गए थे। और अब यदि इन आंकड़ों की बात की जाए तो 3,60,000 स्टूडेंट अब विदेश जा सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कनाडा गवर्नमेंट वाकई ही 2 साल के लिए जो उसने कैप लगाई है उसको आगे बढ़ाती है या पहले ही खत्म कर देती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।